हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता को पढ़ रहे हैं और कविता का शीर्षक है धीरे धीरे उतर क्षितिज से। मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि मैं इस कविता को 4 भागों में पढ़ाऊँगी। इस कविता से संबंधित भाग 1 वाला वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी तक जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज मैं कविता के जिस अंश की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी उसे मैं पढ़कर सुना देती हूँ। मरमर की सुमधुर नूपुर ध्वनि अली गुंजित पद्मों की किंकणी, भर पद गति में अलस तरंगिनी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहस्ती आ वसंत रजनी। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए, मरमर सूखे पत्तों की आवाज़, सुमधुर यानी मीठा, नूपुर यानी पैरों में धारण होने वाला आभूषण, अली यानी भौरा, गुंजित यानी गुंजार, भौरा की आवाज़। देखिए, पद्मों, पद्म ने कमल यानी कमल का फूल, किंकिणी यानी कमरधनी, पदगति यानी पैरों की चाल या गति, अलस यानी आलस्य, तरंगिनी नदी को कहा गया, छोटी नदी को, तरल यानी द्रव्य, रजत यानी चांदी, धार यानी धारा, मृदु यानी कोमल, स्मित यानी मुस्कान, हल्की हंसी, विहस्ती माने मुस्कुराती, और रजत चांदी यानी चांदी कैसा होता है, सफ़ेद होता है, उज्ज्वल होता है, इसलिए रजत का अर्थ उज्ज्वलता और सफ़ेद भी होगा। चलिए पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने बसंतकालीन रात्रि यानी बसंत रजनी को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से एक स्त्री का श्रृंगार होता है, वो चलती है किस तरह से, इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने बसंत की रात को जोड़ा है। यानी बसंत रजनी का मानवीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किस रूप में? एक सुंदर स्त्री के रूप में। ये है इसका प्रसंग कि यहाँ पर कवित्री ने बसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण किया है, उसे एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यदि कोई सुंदर स्त्री जब चलती है तो उसके चलने से क्या होता है, उसके पैरों में जो पायल है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। जब वह चलती है तो उसके कमर में जो करधनी है उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है। जब कोई सुंदर स्त्री बहुत ही धीमे गति से चल रही है और उसकी सुंदर हंसी जो है प्रकृति में अपनी छटा बिखेर देती, सबका मन को मोह लेती है। यहाँ पर इसी तरह की सुंदर स्त्री के रूप में कवित्री महादेवी वर्मा ने बसंत रजनी का मानवीय रूप, मानवीकरण प्रस्तुत किया है। पंक्ति की व्याख्या को देखते हैं। देखिए, मरमर की सुमधुर नूपुर ध्वनि। तो ये मरमर क्या है? मरमर पत्तों की सरसराहट को मरमर कहा जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि बसंत काल में पेड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूखे पत्ते मंद हवा में जब इधर उधर उड़ते हैं तो उसकी एक सरसराहट सुनाई देती है। इसे ही कहा गया है मरमर। सुमधुर नूपुर ध्वनि, यानी नूपुर यानी पायल, पायल की ध्वनि। तो ये जो पायल की जो सुंदर सुमधुर बहुत ही मीठी ये जो नूपुर की ध्वनि है, पायल की ध्वनि है, वो क्या है? पेड़ों के पत्तों की सरसराहट या पेड़े सूखे पत्तों की जो आवाज़ होती है उसे कवित्री ने क्या बताया है कि बसंतकालीन रात्रि यानी बसंत रजनी के रूप में जो स्त्री है उसके पैरों की पायल की ध्वनि क्या है? पत्तों के सरसराहट, पत्तों की मरमर ध्वनि। अली गुंजित पद्मों की कंकणे। अब देखिए, बसंत काल में हम लोग क्या देखते हैं? कमल के फूल खिलते हैं और कमल के फूल में भौरा गुंजार करते हैं। इसे कवित्री ने कैसे प्रस्तुत किया है? यहाँ पर कवित्री ने बतलाया है कि पद्मों यानी कमल के फूलों में जो अली माने भौरा, गुंजित यानी गुंजार करता है, वो किसके तरह है? बसंत रजनी के जो रूप में जो नायिका है उसके कमरधनी की आवाज़ है। यहाँ पर आपको 2 अर्थ समझना है। एक है
वातावरण, और दूसरा है बसंत रजनी का मानवीकरण के रूप में जो वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि वातावरण जो है, ये सारे वातावरण को ही एक मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी बसंत रजनी का जो मानवीकरण एक सुंदर नायिका के रूप में है, उसका संबंध हम लोग कहाँ देख रहे हैं? इस पूरे प्राकृतिक वातावरण के साथ देख रहे हैं कि जैसे कोई स्त्री चलती है तो उसके पैरों में पायल की ध्वनि सुनाई देती है, जब कोई स्त्री चलती है तो उसके कमर ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर कवित्री ने जो प्रकृति में जो कुछ घट रहा है, यानी पत्तों की मरमर ध्वनि है, भौरे जो गुंजार कर रहे हैं कमल के फूलों में, इनकी तुलना किससे की है? नायिका के पैरों के पायल से और उसके कमर ध्वनि से। तो आप अपने आँख के सामने एक बसंत रजनी का एक सुंदर नारी के रूप में अगर चित्र उपस्थित करते हैं तो आप देखेंगे सारा अर्थ जो है आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। भर पद गति में अलस तरंगिनी, तरल रजत की धार बहा दे मृत्यु स्मत से सजनी। देखिए, भर पद गति, पद माने पैर, पैर की गति कैसी है? अलस है, आलस्य से भरी हुई है। तरंगिनी यानी नदी। अब देखिए, बसंत ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं? नदी की जो धारा होती है उसका वेग जो है प्रबल नहीं होता, वो मंद होता है, वह बहुत धीमे गति से आगे बहती है। क्योंकि हम लोग वर्षा ऋतु में क्या देखते हैं? वर्षा हो रही है, पानी बढ़ रहा है, नदी का प्रबल वेग है, नदी में बहुत अथाह पानी देखते हैं। लेकिन यही पानी वर्षा ऋतु के बाद जो है धीरे धीरे करके क्या होता है? सामान्य हो जाता है। नदी की धारा जो होती है वो सामान्य हो जाती है, उसका प्रबल वेग जो है अब दिखाई नहीं देता है, नदी स्थिर होकर के मंद गति से आगे बढ़ती है। तो कवित्री ने इसकी तुलना किससे की है? ये बसंत रजनी जो एक सुंदर स्त्री है, वह मानो बड़े ही धीमे गति से आगे बढ़ रही है। उसके पैरों में क्या है? अलस है, अलस यानी आलस्य भरा हुआ है। आलस्य होने के कारण ही वह बड़े धीमे गति से आगे बढ़ रही है। यानी नदी जो है वह बहुत धीमे गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि नदी जो है अलसाई हुई है। तो इसकी तुलना किससे की है कवित्री ने? कि बसंत रजनी जो एक सुंदर स्त्री है, उसके पैरों की जो गति है वो अलसाई हुई है, वह बहुत धीमे गति से आगे बढ़ रही है। तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से सजनी। और कवित्री क्या कहती है कि ये बसंत रजनी जो एक सुंदर स्त्री है, वह अपने मृदु यानी कोमल, स्मित मने मुस्कान, अपने कोमल मुस्कान से क्या करती है? तरल रजत की धार बहा दे। चारों तरफ जो है चांदी की तरह उज्ज्वलता, चांदी की तरह जो है सफ़ेदी चारों तरफ बिखरा देती है। तो चारों तरफ चांदी की सफ़ेदी क्यों बिखर रही है? क्योंकि आसमान में चांद है। कविता के भाग 1 में ही मैंने बताया था क्या? शीश फूल कर शशिका नूतन, यानी आसमान में चांद खिला हुआ है। तो ये जो आसमान में चांद खिला होने से क्या होता है? चांद की जो चांदनी है, उसकी जो किरणें हैं वो कैसी होती है? साफ, सफ़ेद, उज्जवल, धवल होती है ना। तो वो जो है पूरे प्रकृति में अपनी उज्ज्वलता, अपनी सफ़ेदी फैला देती है। किस तरह से? चांदी की तरह, मानो चांदी चमक रहा हो। और ये तरलता है, तरल चांदनी। तरल चांदनी क्यों कहा गया? क्योंकि चांद की परछाई जो कहा नदी की धारा पर भी पड़ रही है, नदी के जल पर भी पड़ रही है। तो जल चूँकि आगे बढ़ रहा है धीमे गति से, इसलिए कवित्री कहती है क्या? तरल रजत की धार बहा दे। कि ये जो चांद की जो चांदनी है, जो चंद्रमा की किरण है, वो मानो तरल चांदी की तरह आगे बढ़ रही है, धारा के रूप में आगे बढ़ रही है। पूरे प्रकृति में चंद्रमा की किरणें जो है वो फैली हुई है। विहस्ती आ बसंत रजनी। और इस प्रकार कवित्री बसंत रजनी जो एक नायिका के रूप में है, उससे क्या कहती है? कि तुम हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ इस धरती पर आओ। आपको इस कविता के अर्थ को समझने के लिए अपने मन में सबसे पहले एक सुंदर स्त्री का चित्र उपस्थित करना होगा, और उसके साथ प्राकृतिक वातावरण को जोड़ करके आप जब इस कविता को समझेंगे, आप देखेंगे पूरी कविता आपको समझ में आ गई है। क्योंकि यहाँ पर
बसंत रजनी का मानवीकरण किया गया। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर बसंत रजनी का मानवीकरण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। इसे आप हमेशा याद रखिए। और मैंने आप लोगों को बतलाया है कि महादेवी वर्मा की भाषा की विशेषता क्या है, चित्रात्मकता। यानी आप जब इस कविता को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक चित्र बन जाता है। यदि कोई अच्छी चित्रकारी करना जानता है तो मेरे ख्याल से वह इस कविता को पढ़कर, इन पंक्तियों को पढ़कर अपने कैनवस पर एक सुंदर चित्र भी बना लेगा। तो यह ऐसी कविता है। तो अब चलिए विशेष को लिख लें। पहला, बसंतकालीन रात्रि को एक स्त्री या नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, बसंत की रात्रि कितनी सुमधुर होती है, इसका वर्णन किया गया है। तीसरा, एक स्त्री की भांति बसंतकालीन रात्रि धीरे कदमों से नूपुर ध्वनि, किंकणी की ध्वनि के साथ आगे कदम बढ़ाती चलती है। तो चौथा, काव्य भाषा का एक प्रमुख गुण चित्रात्मकता यहाँ दृष्टिगत हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि महादेवी वर्मा की काव्य भाषा की एक विशेषता है चित्रात्मकता। और यदि कोई व्यक्ति सुंदर चित्रकारी जानता है तो वह कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए इसके साथ ही साथ क्या कर सकता है, एक सुंदर पेंटिंग बना लेगा, एक सुंदर चित्र बना लेगा। पांचवा, काव्य भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है। तो यह है विशेष। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने धीरे धीरे उत्तर क्षितिज कविता के भाग 2 के अंतर्गत कविता के जिन अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की है वह आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो अवश्य करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जहाँ मैं धीरे धीरे उत्तर क्षितिज कविता के भाग 3 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।